गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो है डीएनए और आरएनए। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डीएनए के बारे में और साथ में ही जो आरएनए से पूछा जाता है प्रश्न उसको साथ के साथ ही हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा डीएनए। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए और चलिए सेशन को स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जब कभी भी हम डीएनए या फिर आरएनए के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों होते क्या हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, फुल फॉर्म की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो फुल फॉर्म है वो आप सभी जानते ही हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। पर आप लोगों को यह भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो डीएनए है और जो यहाँ पर आरएनए है वो होता क्या है। तो ये दोनों के दोनों कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल ये दोनों कहलाते हैं। ठीक है, और कोई भी जीव कैसा होगा, कोई भी स्पीशीज कैसा होगा, कोई भी जंतु कैसा होगा, कोई भी पौधा कैसा होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ये बात कौन उसका निर्धारित करता है? न्यूक्लिक एसिड ही निर्धारित करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो आज आप लोगों को कुछ भी नोट नहीं करना है। ठीक है, जो नोट करना होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो अभी आप कुछ भी नोट मत करो बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग टॉपिक पे ध्यान दो जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको नोट मत करना, अभी सिर्फ और सिर्फ आप इसको समझना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड एक क्या होता है? बायोपॉलीमर होता है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल यह होता है। तो यहाँ पर दो शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। पहला होता है बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर, और दूसरा शब्द यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब चलो इन दो शब्दों के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायोपॉलीमर, तो देखो जहां पर भी बायो शब्द आता है उसका क्या मतलब है? जीवन, जिंदगी, लिविंग बींग्स, जीवन है ना, लाइफ है ना। और पॉलीमर का क्या मतलब होता है? तो आपको ध्यान में यह रखना है कि मान लीजिए छोटे 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 आपके पास क्या है? बहुत सारे मोनोमर्स हैं। आपके साथ क्या है? बहुत सारे मोनोमर्स हैं। मोनोमर का मतलब होता है एक लक, एक लक। ठीक है, तो आपके साथ मान लो कि कोई एक, जैसे दूसरे तरीके से समझाती हूँ, आप सभी ने माला देखी है, माला हम पहनते हैं, फूलों की माला, मोतियों की माला। ठीक है, तो माला की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो एक जो मोती हमारा होगा उस मोती को हम सभी क्या कहेंगे? मोनोमर यहाँ पर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मोनोमर यहाँ पर कहेंगे। और जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि बहुत सारी मोतियां जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वह क्या बनाती हैं? तो आंसर करना कि वो बनाती है पॉलीमर। वो क्या बनाती है यहाँ पर? बहुलक, बहुलक पॉलीमर वो यहाँ पर बनाती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लो अगर हम किसी भी मोती की माला के बारे में बात करते हैं तो जो मोतियां होती हैं वह क्या कहलाती हैं? मोनोमर, जिसको हम सभी एक लक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जब बहुत सारी मोतियां आपस में मिल जाती हैं तो वो एक माला बन गई, है ना। इस तरह से एक माला यहाँ पर बन गई, और ये जो माला यहाँ पर बन गई इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर बहुलक यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलक यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि पॉलीमर, बहुलक उसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हमारा? एक, तो आंसर करना बायोपॉलीमर होता है, बायोपॉलीमर होता है। ठीक है, तो बायोपॉलीमर का क्या मतलब हो गया कि जो जिंदा रहने के लिए अणु होते हैं उनका एक समूह हमारा न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जो भी हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वह दो प्रकार का होता है। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पर होता है डीएनए और दूसरे नंबर पर क्या होता है? आरएनए।
ठीक है। तो हम जब न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो जो न्यूक्लिक एसिड होगा वह कितने प्रकार का होगा, तो आंसर हमें क्या करना है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, डीएनए, पहला क्या होता है डीएनए, और दूसरा क्या होता है, तो आंसर करना है हमें आरएनए होता है, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पर लिखी है मैंने। सबसे पहले क्या कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि जब हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, आरएनए के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगी, चलिए इसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो जब आप डीएनए के बारे में बात करते हो तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। और अगर आप आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको आंसर करना है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आरएनए की अगर आप बात करो तो आंसर क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। क्या, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पर आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए की जो फुल फॉर्म है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि मैम हमारे शरीर में क्या डीएनए है या आरएनए है या दोनों है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह समझना होगा कि हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। अगर आप डीएनए के बारे में बात करते हो तो जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल, एक अनुवांशिकी पदार्थ की तरह कार्य करता है, जबकि आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए उसका सहयोग करता है राइबोसोम बनाने में, प्रोटीन्स बनाने में, और अलग अलग तरह से आप देख सकते हो कि हेल्प करता है, किसकी, डीएनए की हेल्प करता है। पर डीएनए की अगर आप यहाँ पर बात करो तो डीएनए हमारे शरीर में जेनेटिक मटीरियल, अनुवांशिकी पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो फिर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जो भी हमारा न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वह डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वह 3 घटक से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर के बना हुआ है, 3 घटक से मिलकर के वह बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये 3 घटक का क्या मतलब है, 3 कंपोनेंट, 3 घटक से मिलकर के बना हुआ होता है। तो घटक क्या होता है, तो समझो, जैसे मान लो हम चाय के बारे में बात करते हैं, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि चाय किससे मिलकर के बनता है, तो आप क्या कहेंगे, हमें पानी चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें चाय पत्ती चाहिए, सबसे जरूरी चाय पत्ती चाहिए, और अदरक चाहिए, इलायची डालना चाहते हो तो इलायची आप डाल सकते हो, है ना। तो इन सभी की अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स, यानी कि घटक कहलाते हैं, जिनसे मिलकर के हमारा क्या बनता है, यहाँ पर डीएनए का निर्माण यहाँ पर होगा या आरएनए का निर्माण यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 3 घटक कार्य करते हैं। क्या, 3 घटक यहाँ पर कार्य करते हैं, 3 घटक यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहले नंबर पर जो आपका आता है वो है 5 कार्बन की चीनी। क्या, 5 कार्बन की चीनी। तो इसको किस तरह से हम याद कर सकते हैं, चलो उसको समझते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो पहले नंबर पर यहां पर आता है जिसको हम सभी कहते हैं 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर, यानी 5 कार्बन की चीनी, या चीनी की जगह हम सभी शर्करा शब्द का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। किस शब्द का, शर्करा शब्द का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर 5 कार्बन शुगर, ठीक है। अब ये जो 5 कार्बन शुगर होता है इसी को हम सभी और दूसरे नाम से, किस नाम से जानते हैं, पेंटोस शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम सभी किसका इस्तेमाल करते हैं, पेंटोस। किसका इस्तेमाल करते हैं, पेंटोस, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, है ना, क्वार्टर मतलब 4, और पेंटोस मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, ऑक्टा मतलब 8। आपको पता होगा ना ये। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम 5 कार्बन शुगर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम सभी यहाँ पर क्या कह देते हैं, कई बार पेंटोस शुगर भी हम इसे यहाँ पर कई बार कह देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर, और वो है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप।
फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेसिस, जिसको हम सभी क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार या फिर नाइट्रोजीनियस बेस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसको हम सभी क्षार या फिर बेस के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो मोटे तौर पर समझते हैं, एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए की जो फुल फॉर्म है वो भी मैंने आपको बता दी कि भाई डीएनए की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब जो डीएनए और आरएनए है यानी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह तीन चीजों से मिलकर के बनता है, तीन कंपोनेंट, तीन घटक से मिलकर के बनता है। पहले नंबर पर आता है आपका 5 कार्बन शर्करा, जिसको हम सभी इंग्लिश में 5 कार्बन शुगर के नाम से जानते हैं, और इसी को हम पेंटोज शुगर भी कह देते हैं, क्योंकि 5 कार्बन के एटम यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरे नंबर पर होता है नाइट्रोजीनियस बेसिस, और इन तीनों से मिलकर के ही डीएनए और आरएनए का निर्माण यहां पर होता है, डीएनए और आरएनए का निर्माण यहां पर होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको यहां पर समझते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में, तो जो हमारा पेंटोज शुगर है 5 कार्बन का जो शर्करा है वह किस तरीके का होता है, चलो उसे हम सब यहां पर समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 शर्करा दिखाई दे रही है, 2 शुगर नहीं, इसे आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो, ठीक है। आप सभी बच्चे क्या करते हो, नोट करते रह जाते हो, समझ नहीं पाते हो, फिर गड़बड़ हो जाता है बाद में, है ना। तो अभी पहले समझ लो, पीडीएफ में सारा सब कुछ मैं आपको दे ही दूंगी, है ना, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि न्यूक्लिक एसिड में पाई जाने वाली शर्करा पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है बच्चों यहाँ पर, यह पेंटोज शुगर होती है। कैसे होती है, पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शुगर यहाँ पर यह होती है, ठीक है। अब जो पेंटोज शुगर यहाँ पर होती है, इसका मतलब कि जिसमें 5 कार्बन के एटम आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसा, 5 कार्बन के एटम यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम डीएनए के बारे में बात करते हैं, तो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है, जो यहाँ पे शर्करा पाई जाती है, उसको हम सभी क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे हम सभी डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं, शर्करा कहते हैं। किसमें पाई जा रही है ये, डीएनए में, है ना। तो डीएनए को जो यहाँ पे बना रहा है उसको हम सभी क्या कह रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर या शर्करा के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम आरएनए के बारे में बात करते हैं, तो आरएनए में क्या शुगर पाई जाती है, राइबोस। क्या पाई जाती है, राइबोस, राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा किससे पाई जा रही है, आरएनए में। किससे पाई जा रही है, आरएनए में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम शुगर के बारे में बात कर रहे थे, तो डीएनए में कौन सा यहाँ पर शर्करा पाया जा रहा था, तो आंसर करना डीऑक्सीराइबोस शर्करा शुगर यहाँ पर पाया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हम आरएनए के बारे में बात करते हैं, तो आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जा रहा है, कौन सा शुगर पाया जा रहा है, कौन सा पेंटोज शुगर पाया जा रहा है, तो आंसर आपको करना है राइबोस शर्करा इसमें पाया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में, राइबोस आरएनए में, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों ही शर्करा है, दोनों ही पेंटोज शुगर यहाँ पर हैं, पर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, चलो इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं। तो आप यहाँ पर यह देखेंगे कि जब कभी भी हम लोग डीऑक्सीराइबोस के बारे में बात करते हैं, तो डीऑक्सीराइबोस में दूसरे नंबर के कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। जबकि राइबोस की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो राइबोस में आपको यहाँ पर OH समूह दिखाई देता है, बस इतना ही अंतर होता है।
ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है। तो दोनों शुगर की अगर आप यहां पर बात करो तो दोनों शुगर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, पर वहां पर अगर आप देखो डीऑक्सीराइबोस शर्करा की अगर आप यहां पर बात करो तो यहां पर जो दूसरा कार्बन एटम होता है वहां पर आप सभी क्या देखेंगे कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा में यहां पर H लगा हुआ आपको दिखता है, और दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको OH समूह लगा हुआ दिखाई देता है। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान यहां पर रखना है, ठीक है। तो अभी हमने यहां पर किसके बारे में पढ़ लिया, 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ लिया। दूसरे नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप है, बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं है, यहां पे सिर्फ फॉस्फेट समूह आपका आके लगना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका नाइट्रोजीनियस बेस। नेक्स्ट आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस की अगर आप यहां पर बात करो तो नाइट्रोजीनियस बेस किस तरह के होते हैं। अब आप सभी ने अभी तक पढ़ा होगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि यह कैसे होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे, 5 प्रकार के कैसे हो सकते हैं, हमने तो बचपन से लेके 4 प्रकार देखा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान में रखना कि मैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रही हूँ, डीएनए या आरएनए के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। डीएनए में 4 है और आरएनए में भी 4 है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आप टोटल ओवरऑल अगर आप यहां पर देखें तो जो ओवरऑल होगा, ठीक है, जो ओवरऑल यहां पर अगर आप देखें तो उसमें आप क्या देखेंगे कि 5 नाइट्रोजीनियस बेसेस आपको यहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो तो मैं आपको इसको समझा देती हूं किस तरीके से। तो सबसे पहले यहां पे मार्क कर लेते हैं कि 5 नाइट्रोजीनियस बेसेस आपको यहां पर दिखाई देते हैं। 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अब इनका क्या क्या यहाँ पर नाम है, चलो सबसे पहले हम इसको एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। पहले नंबर पर आता है ग्वेनिन, दूसरे नंबर पर आता है एडेनिन, तीसरे नंबर पर आता है साइटोसिन, चौथे नंबर पर आता है थायमीन और 5वें नंबर पर क्या आता है, यूरेसिल, ठीक है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो पहले नंबर पर आता है ग्वेनिन, दूसरे नंबर पर आता है एडेनिन, ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है साइटोसिन, फिर आता है थायमीन और फिर आता है यूरेसिल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब कभी भी हम नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजीनियस बेसिस में आप देखेंगे कि 5 तरह के नाइट्रोजीनियस बेस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। पहला ग्वेनिन, दूसरा होता है यहाँ पर हमारा एडेनिन, फिर होता है साइटोसिन, फिर होता है थायमीन और फिर होता है आपका यहाँ पर यूरेसिल। क्या होता है यहाँ पर, यूरेसिल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बात करो तो 5 तरह के आपको नाइट्रोजीनियस बेसिस यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी ग्वेनिन और एडेनिन के बारे में बात करते हैं तो इनको हम सभी प्यूरिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसे, यहाँ पर प्यूरिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, प्यूरिन के नाम से, ओके बच्चों। और अगर आप साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल के बारे में बात करते हैं तो इसे हम सभी पिरामिडिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पिरामिडिन के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, ओके। एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहले नंबर पर कि जब हम यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मोटे तौर पर कुछ होते हैं जिनको हम सभी प्यूरिन कहते हैं, जिसमें आपको डबल रिंग दिखाई देता है, और अगर आप पिरामिडिन के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको सिंगल रिंग दिखाई देता है। प्यूरिन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो प्यूरिन होते हैं वह कौन से हैं, ग्वेनिन और एडेनिन। जबकि पिरामिडिन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो पिरामिडिन कौन कौन से हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ठीक है। अगर आप ग्वेनिन और एडेनिन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, प्यूरिन, और इन तीनों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ये क्या कहलाते हैं, पिरामिडिन, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है, एक बार फिर से बता देती हूँ, रुको एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। देखो
अगर आप यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं, आरएनए, डीएनए, इन सभी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, 5 तरह के अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेसिस दिखाई देगा। आरएनए और डीएनए नहीं, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, जहाँ पे आरएनए और डीएनए दोनों सम्मिलित है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इनके क्या क्या नाम है, ग्विनीन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। अगर आप ग्विनीन और एडेनिन के बारे में बात करते हैं तो ये कहलाते हैं प्यूरिन। प्यूरिन का यहाँ पर यह मतलब होता है कि जिसमें आपको डबल रिंग दिखाई देता है, ठीक है। और अगर आप पिरामिडिन के बारे में बात करते हैं तो पिरामिडिन क्या है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जिसमें आपको सिंगल रिंग यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने पढ़ लिया। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अभी आपको बताऊंगी मैं कि डीएनए में कौन सा पाया जाएगा, आरएनए कौन से में पाया जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत हो, मैम यहीं पे बता दो, अच्छा ठीक है। तो देखो, ग्विनीन की अगर हम बात करें तो यह डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। एडेनिन की अगर हम बात करें तो यह डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। अगर आप सभी साइटोसिन के बारे में बात करें तो ये भी डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। थाइमिन सिर्फ डीएनए में और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मोटे तौर पर समझ सकते हो कि सब कुछ सब में पाया जा रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हो थाइमिन, तो थाइमिन किस में पाया जाता है, डीएनए में, और जो यूरेसिल होता है वह किस में पाया जाता है, आरएनए में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब कुछ हिस्ट्री के बारे में भी हम, इतिहास के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताओ कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी खोज कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे तो न्यूक्लिक एसिड की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर की थी, ठीक है। और साथ में आपको यह ध्यान में रखना है कि इसी वजह से इन्होंने खोज की, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड के जनक, न्यूक्लिक एसिड के पिता, इनको यहाँ पर कहा जा रहा है। किनको कहा जा रहा है? फ्रेडरिक मिशर को यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड शब्द है यह किसने बनाया, यह किसने कॉइन किया, ये नामकरण किसने किया? तो आपको क्या आंसर करना है? रिचर्ड अल्टमन। तो न्यूक्लिक एसिड जो शब्द है इसका जो नामकरण किया है या यह जो शब्द दिया गया है, ये जो टर्म कॉइन किया है वह किसने किया है? तो आंसर करना है रिचर्ड अल्टमन, ठीक है। चलो अच्छा, पीडीएफ नहीं आई है कल वाली, ठीक है बेटा, आज हो जाएगी। मैंने तो दे दी थी पर पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं अपलोड की है, आज बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। ओहो, गई भैंस पानी में, सुबह सुबह डुबा दिया भैंस को पानी में, है शिल्पा? बेटा डीएनए नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड के जनक कहा जाता है ना। फिर पूछा जाता है कि जो न्यूक्लिक एसिड शब्द है, ये जो नामकरण है, यह किसने किया था? तो आंसर आपको क्या करना है? रिचर्ड अल्टमन ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड अल्टमन ने किया था, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया? ठीक, चले अब आगे बढ़ते हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे? अब यहाँ पर प्रॉपर डीएनए के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब हमारा डीएनए शुरू होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जो कॉमन है ना, जो न्यूक्लिक एसिड है जो कॉमन है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डीएनए के बारे में, ठीक है। तो पहले इसको समझा देती हूं मैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो मनुष्यों में और सभी अन्य जीवों में पाया जाता है और वंशानुगत सामग्री की तरह यह कार्य करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वंशानुगत सामग्री क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो वंशानुगत सामग्री का मतलब होता है यहाँ पर हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे लक्षण हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे गुण हैं, अवगुण हैं, वो सब के सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं।
तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई भी जानकारी पहुंचती है, हमारे जो भी लक्षण हैं जब वो पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर करना वंशानुगत उसको यहाँ पे कहा जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल की तरह यह काम कर रहा है, अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है, कौन, डीएनए। तो मनुष्यों की अगर आप यहाँ पर बात करें या मोस्टली जितने भी जीवधारी हैं उनकी हम बात करें, तो जो डीएनए होता है वह कैसे काम कर रहा है, एक वंशानुगत सामग्री की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी जो भी हमारे कैरेक्टर्स है, जो भी हमारे लक्षण है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह भेज रहा है। हाँ बेटा, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, परेशान मत होना। ठीक है, एक्चुअली क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े ज्यादा हैं खुशी, तो इस वजह से थोड़ा आज मैं हिंदी में आपको दिखा देती हूँ। बाकी वैसे अगर आप देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज हेरिडिटरी मटेरियल, है ना। तो हेरिडिटरी मटेरियल यह है, यानी अनुवांशिकी पदार्थ यह है। माता पिता से जो भी यहाँ पर लक्षण होते हैं वो सभी कहाँ पे पहुंच रहे हैं, माता पिता से बच्चों पे पहुंच रहे हैं। तो किसके माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो आंसर करना डीएनए के माध्यम से पहुंचते हैं। किसके माध्यम से, डीएनए के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नियरली एवरी सेल इन ए पर्सन्स बॉडी हैज द सेम डीएनए। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के शरीर को देखते हो तो शरीर की हर कोशिका में एक जैसा ही डीएनए पाया जाता है। अगर मैं किसी बच्चे के गाल से डीएनए ले लूं, किसी के बच्चे के पैर के से डीएनए ले लूं, मतलब उसी बच्चे के, तो डीएनए कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक नोच के डीएनए ले लूं, हाथ से एक नोच के डीएनए ले लूं, तो डीएनए कैसा होगा, एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो शरीर की अगर आप यहाँ पर बात करें तो जो शरीर होता है वह क्या है, तो आंसर करना शरीर की लगभग हर कोशिका का डीएनए एक जैसा होता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस वेयर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि मोस्टली अगर आप कोशिकाओं को देखते हैं तो कोशिका में आप एक न्यूक्लियस देखते हो, एक केंद्रक देखते हो, और जो डीएनए होता है वो यहीं पर केंद्रक में ही पाया जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अधिकांश डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जिसको हम सभी केंद्रक डीएनए या परमाणुक डीएनए के नाम से जानते हैं। लेकिन डीएनए थोड़ा थोड़ा सा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, सुधांशु तुमको कुछ ज्यादा ही दिक्कत नहीं हो रही है बेटा, है? पीडीएफ के पीछे पढ़ के रह गए हो, डांट खाने वाले डेली आप लोगों को डांटना पड़ेगा तभी आप लोग पढ़ोगे क्या? हाँ, आप लोगों की वजह से ही मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि चलो बच्चों का कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा, फिर मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कराऊंगी। फिर फालतू की बातें क्यों चल रही है यहाँ पर? गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो भी हमारा डीएनए होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा डीएनए होता है, ठीक है, वो मनुष्यों के अंदर या फिर सभी अन्य जीवों के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल यानी वंशानुगत सामग्री की तरह यहाँ पर वह कार्य करता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर की हर कोशिका को देखें तो हर कोशिका में जो डीएनए हमें दिखाई देता है वह कैसा होगा, ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि अधिकांश डीएनए कहाँ पे पाया जा रहा है, केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ डीएनए दिखाई हमें देता है ना। ये ऑलरेडी हम लोगों ने जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था, जब कभी भी हम लोगों ने कोशिकांग पढ़ा था तो वह समझाया था। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीएनए की खोज किसने की थी। अगेन जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है, फ्रेडरिक मिशर ने यहाँ पर खोज की थी। और किसमें की थी, तो जो हमारी WBC होती हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं,
ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं में इसकी सबसे पहले खोज इन्होंने यहाँ पर की थी। अब देखो बेटा, कुछ बच्चे ना सिर्फ क्रिक एंड वॉटसन बोलते हैं। उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, उन्होंने डीएनए की खोज थोड़ी की थी। उन्होंने क्या किया था? डबल हेलिकल मॉडल दिया था, ठीक है, द्विकुंडलित आकृति का डीएनए दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी मैं क्या पढ़ा रही हूं कि डीएनए की खोज किसने की थी? और मीशर ने की थी डीएनए की खोज, ठीक है। नहीं अभिषेक, कुछ क्यों नोट कर रहे हो बेटा? ये सब तो थ्योरी है, समझने वाली कोई बात नहीं है। अभी जब समझने वाली बात होगी तो उसको नोट कर लेना, बाकी ये सारा सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है बच्चों, है ना, हमें गधों की तरह वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। और अगर आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं तो आप मेरी क्लास को देख करके थोड़ी देर बाद बना लेना, है ना। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप साथ के साथ बनाते चलें, पर हमारे पास समय कम है, क्योंकि हमारे पास हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिलते हैं हमको पढ़ने के लिए। तो ये कैसा होगा? दिक्कत भरा है ना। चलो सुधांशु, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, रिलैक्स। चलो, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसमें की थी? डब्ल्यूबीसी में की थी। किसमें की थी बेटा? डब्ल्यूबीसी में की थी, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में इन्होंने यहाँ पर की थी। और उन्होंने जो कोशिका के केंद्रक से यहाँ पर क्या निकाला? तो आंसर करना, डीएनए उन्होंने यहाँ पर निकाला और उस टाइम पे उसे नाम दिया न्यूक्लियन, ठीक है। और तभी से नाम क्या पड़ गया इसका? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जो आप लोग यहाँ पे डबल हेलिकल जो चिल्ला रहे थे बच्चों, वो ये है, वो ये है। फिर इसके बाद आते हैं कौन यहाँ पर? वॉटसन एंड क्रिक। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि जब हम डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए के बारे में बात करते हैं, मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है? वॉटसन एंड क्रिक। जबकि ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। सिद्धार्थ, रिवाइज करिए पहले की क्लास को बेटा, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे आगे पहले नंबर पर। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, है ना, जब आप इस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 4 साइंटिस्ट थे। कितने थे? 4 साइंटिस्ट थे। पहले नंबर पर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जेम्स वॉटसन, दूसरे नंबर पर थे क्रिक, ठीक है, तीसरे नंबर पर थी रोजालिंड फ्रैंकलिन और चौथे नंबर पर थे यहाँ पर विंकलिन, ठीक है। तो ये 4 साइंटिस्ट ने मिलकर के डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पर दिया था। एक चीज और आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि आप सभी को यह बात तो पता ही होगी कि जब हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए, है ना। तो जब कभी भी हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि मरने के उपरांत अगर कोई साइंटिस्ट है या कोई है, अगर वो मर गया, ठीक है, या मर गई, तो उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम वॉटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन और विल्किंस के बारे में बात करते हैं, इन चारों साइंटिस्ट ने मिलकर के डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनाया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब हम रोजलिंड फ्रैंकलिन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक फीमेल साइंटिस्ट थी, एक मतलब महिला थी, महिला साइंटिस्ट थी, तो इस महिला साइंटिस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें सिद्धार्थ, दोबारा पढ़ो, इसीलिए कह रही हूं, दोबारा पढ़ो, ठीक है, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं, जबरदस्ती का कंफ्यूजन। क्यों जबरदस्ती का कंफ्यूजन है बेटा? दोबारा पढ़ो, फिर समझ आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं वॉटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन और विल्किंस के बारे में। तो जब यह अनाउंसमेंट हो गया कि डबल हेलिकल मॉडल इन लोगों ने बनाया है डीएनए का, तो इनको क्या मिलना है? अब नोबेल पुरस्कार। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो रोजलिंड फ्रैंकलिन थी, जो कि एक महिला साइंटिस्ट थी, इनकी हो गई मौत, ठीक है, इनको कैंसर वगैरह हो गया था अंतिम समय में और इनकी हो गई मौत। जब इनकी मौत हो गई तो आप सभी को यह बात यहां पर पता होगा कि मरने के उपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। लेकिन जब हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए का रिसर्च करना,
एक्सरे डिफ्रैक्शन, इन सभी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी इन्होंने ही दी थी। पर वही कहते हैं ना कि किस्मत वाली बात है ना। तो इसीलिए फिर जब नोबेल पुरस्कार मिला तो किनको मिला, वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को साथ में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला। मैम ऑप्शन में अगर दोनों दिया हुआ हो तो बेटा ध्यान रखना कि ऑप्शन की अगर आप बात करते हो तो ऑप्शन आपका क्या है कि खोज किसने की थी, मीशर ने की थी। तो ऑप्शन में चाहे दोनों लिखा हो चाहे चारों लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, खोज तो एक ही इंसान ने की थी ना, मीशर ने। लेकिन डीएनए डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, तो आंसर करना वॉटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन्होंने यहां पर दिया था। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं यहां पर हम सभी क्या कि डीएनए एंड वॉटसन का क्रिक मॉडल, डीएनए और वॉटसन का क्रिक मॉडल। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉटसन जो कि अमेरिका के जीव विज्ञानी थे, क्रिक जो कि ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, फ्रैंकलिन और विल्किंस, इन सभी ने मिलकर के क्या एक मॉडल दिया था, एक डीएनए का मॉडल यहां पर दिया था। क्या दिया था, एक डीएनए का मॉडल यहां पर दिया था। ठीक है, और साथ में ध्यान में रखना कि जो भी हमारे शरीर में डीएनए पाया जाता है वह कैसा होता है, बी डीएनए होता है। कैसा होता है, हमारे शरीर का जो डीएनए होता है वह कैसा होता है, बी डीएनए होता है। बी डीएनए की अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है बेटा, नोबेल पुरस्कार और परमवीर चक्र में अंतर होता है या नहीं होता है, हाँ कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। हाँ, मरने के बाद, मरना भी नहीं, शहीद होने के बाद परमवीर चक्र मिलता है, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो। लेकिन नोबेल पुरस्कार में ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो तो हम सभी यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, वॉटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन, विल्किंस, इन सभी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक्सरे प्रवर्तित डाटा करके डीएनए का एक मॉडल यहाँ पर इन्होंने तैयार किया था, जिसको क्या कहा जाता है, बी डीएनए यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है हमारे पास कौन, वॉटसन, और एक साइंटिस्ट कौन है हमारे पास यहाँ पर, क्रिक। ठीक है, और एक साइंटिस्ट कौन थे हमारे यहाँ पर, कहाँ चले गए, हाँ फ्रैंकलिन, और कौन थे यहाँ पर, विल्किंस। इन सभी ने मिलकर के डीएनए का क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने यहाँ पर दिया था। और इसी की वजह से आप क्या देखेंगे कि 1962 में इन सभी को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब फ्रैंकलिन की तो मौत हो गई थी, है ना, तो ये नहीं रही, तो बाकी जो तीनों साइंटिस्ट थे उन सभी को संयुक्त रूप से साथ में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि डीएनए शब्द किसने दिया, डीएनए शब्द किसने दिया, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए शब्द यहाँ पर दिया, तो आंसर क्या करना है, जैकरिस। क्या आंसर करना है, जैकरिस। तो डीएनए शब्द किसने दिया था बेटा, यहाँ पर जैकरिस ने दिया था। किसने दिया था, जैकरिस ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर चलते हैं कि जो डीएनए होता है वह किस तरीके से बनता है। क्या शैलवी, ये एक बच्चे ये दिखाना जरा, आंटी क्या हो गया, आंटी ले गई नोबेल पुरस्कार। बेटा आप किसी के बारे में क्या बात कर सकते हो, ऐसा गलत बात है ना, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अगर आप डीएनए के बारे में बात करें, मैम आज इतना ही, थोड़ा सा पढ़ लो बच्चों, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अच्छा चलो आज फिर इतना ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कल की जो क्लास हमारी यहाँ पर रहेगी ना, जो कल की, मैम आपने तो बताया था कि अल्टमैन ने किया, प्रगति कब बताया, अरे बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मन लगा के क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था, अल्टमैन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने क्या कहा कि डीएनए शब्द किसने दिया था, डीएनए शब्द किसने दिया था, जैकरियन ने दिया था। तो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए
दोनों के नाम तो अलग अलग है ना, फिर कैसे मिला दे रहे हो उसको? ठीक, तो जो अल्टमन थे वो वाले, उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लिक एसिड नामकरण किया था। ओके, और अगर आप बात करते हो डीएनए के बारे में, तो डीएनए नामकरण किसने किया था? जैक्रियस ने किया था। ओके बच्चों, चलो, ध्यान नहीं रहा, ठीक है, चलो इसके आगे का बेटा कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चार्ट रहेगा, तो एक एक करके हम इसको यहाँ पे समझेंगे, तो इसको कल मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो, तो अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? और एक बार मैं फिर से इसका रिवाइज यहाँ पर करवा देती हूँ, फिर से रिवाइज इसको यहाँ पर करवा देती हूँ। ठीक है शिवम, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, इधर उधर की पुस्तकों से मत पढ़िए। ठीक है, चलो तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए की अगर हम यहाँ पर, नहीं फ्रैंकलिन को कुछ नहीं मिला बेटा, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब शांत शांत प्राणायाम करो, चलो सांस अंदर खींचो, बाहर निकालो, रिलैक्स। और अब एक बार इसको हम लोग रिवाइज यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अगर आप यहाँ पर बात करो तो ये बायोपॉलीमर के रूप में दिखाई देता है, और आरएनए और डीएनए दो तरह का न्यूक्लिक एसिड हमें दिखाई देता है, आरएनए और डीएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो भी हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, वह तीन तरह के कंपोनेंट, तीन तरह के घटक से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ होता है। जया, सबका कमेंट देखती हूं मैं, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक, और पहले नंबर पर आता है 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन के शर्करा। दूसरे नंबर पर आता है फॉस्फेट समूह, और तीसरे नंबर पर आता है नाइट्रोजेनियस बेस। ठीक है, अगर आप शुगर के बारे में बात करें तो जो डीएनए होता है, डीएनए में जो शुगर हमें मिलता है उसे हम सभी कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं राइबोज के बारे में, तो जो राइबोज होता है वह शुगर आपको आरएनए में दिखाई देता है। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि यहाँ पर H है और यहाँ पर दूसरे कार्बन के पास क्या है, आपका OH समूह यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। नाइट्रोजीनियस बेस की अगर आप बात करो तो इसके 5 एग्जांपल्स, 5 उदाहरण आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे। पहले नंबर पर क्या आता है? ग्विनिन। दूसरे नंबर पर आता है एडेनिन, फिर आता है साइटोसिन, और फिर आता है थाइमिन, और फिर आता है यहाँ पर यूरेसिल। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग के ग्विनिन और एडेनिन को देखते हैं, यहाँ पर आपको डबल रिंग दिखाई देता है। जब डबल रिंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये क्या है? प्यूरिन। क्या है यहाँ पर? प्यूरिन। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल के बारे में, तो इनमें आपको सिंगल रिंग दिखाई देता है। सिंगल रिंग जब दिखाई देता है तो इसे हम कहते हैं पिरिमिडिन। ठीक है, अगर आप बात करते हो ग्विनिन, तो ये डीएनए और आरएनए में दोनों में पाया जाता है। फिर एडेनिन, डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है, थाइमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में यहां पर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है यहां तक? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहां पर चलते हैं। आगे जब आगे हम यहां पर चलते हैं तो बात आती है थोड़ा सा इतिहास, इसे हम सभी यहां पर समझते हैं। पहले नंबर पर न्यूक्लियन की अगर आप यहां पर बात करते हो तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी, और इसी वजह से फ्रेडरिक मिशर को हम सभी न्यूक्लिक एसिड का जनक यहां पर कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर है कि न्यूक्लिक एसिड, ये जो शब्द है, ये जो नामकरण है, ये किसने दिया था? रिचर्ड अल्टमैन ने दिया था। किसने दिया था? रिचर्ड अल्टमैन ने यहां पर दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर कि डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये हेरिडिटरी मटेरियल यानी वंशानुगत सामग्री की तरह कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो किसी की व्यक्ति की अगर बात हो रही है तो हर कोशिका में डीएनए एक जैसा होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके, अगर मैं सिर से एक डीएनए निकाल लूं, पैर से एक डीएनए निकाल लूं, तो एक जैसा डीएनए ही आपको यहाँ पर दिखाई देता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि वैसे मुख्यतः जो डीएनए होता है वह केंद्रक में पाया जाता है, पर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए मिशर ने सबसे पहले खोजा, और किसमें खोजा? WBC, यानी जो हमारी श्वेत रक्त कणिका होती है उसमें सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी उसके अंदर की थी। इसके बाद हमें यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, जो कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगी। डबल हेलिकल मॉडल बनाने के लिए 4 साइंटिस्ट आए, और ये जो 4 साइंटिस्ट थे उनका क्या क्या नाम था? वॉटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन और विल्किंस। ठीक है, और इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन सबको नोबेल पुरस्कार यहाँ पर मिला। कब? 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगर आप फ्रैंकलिन के बारे में बात करते हैं तो फ्रैंकलिन की मृत्यु हो गई थी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने से पहले। इसी वजह से वॉटसन, क्रिक और विल्किंस 3 साइंटिस्ट को एक साथ यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया, जबकि फ्रैंकलिन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। ठीक है, अलग से सम्मान दिया गया पर नहीं मिल पाया। चलिए आगे बात करते हैं कि डीएनए जो शब्द है यह किसने दिया था। तो आंसर आपको करना है यहाँ पर कि जैकरस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए शब्द यहाँ पर दिया था। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल की जो क्लास हमारी होगी, ठीक है, कल की जो क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो डबल हेलिकल मॉडल था वह किस तरीके का था, और बी डीएनए क्या होता है, ए डीएनए क्या होता है इसके बारे में, और जेड डीएनए क्या होता है इसके बारे में भी कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।